हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा दोस्तों। और अंत में मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों। इसका सब्जेक्ट्स हैं आपके, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 30 और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 1 है जिसमें से आप एक चुन सकते हैं, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे। अगला विषय है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हैं और मार्क्स भी 150 हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से दोस्तों शुरू करें। पहला है, बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ है दोस्तों बच्चे का संपूर्ण विकास। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखिए कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो प्रारंभ में जो है दोस्तों वो आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों जन्म से। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो यह है ओपरेंट सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। ओपरेंट अनुबंधन जो होता है इसके अनुसार यह दर्शाया जाता है कि उपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं है ऑप्शन ए कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे परिवार में भी सीखते हैं, वातावरण में भी सीखते हैं, स्कूल के बाहर भी सीखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। कथन गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रागटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक वृद्धि को शामिल करता है वह है। तो उस सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न ये सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है दोस्तों समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे है कि हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों शारीरिक। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है और अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। तीनों ही बातें सत्य हैं दोस्तों, इसीलिए जो है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, तो ये कहा है दोस्तों विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये उपयुक्त नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आपको बता दें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होता है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। तो पिछड़े बालक ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, सीखने की गति धीमी हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो। तो तीनों ही बातें सत्य हैं पिछड़े बालक के विषय में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य बात नहीं है दोस्तों। शिक्षण अनुदेशन नहीं है बल्कि शिक्षण साहचर्य की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध बना रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो ये होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निष्पत्ति होता है अचीवमेंट और लब्धि होता है दोस्तों क्यूशेंट। यानी अचीवमेंट क्यूशेंट आपको बताना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों ए क्यू जो बराबर होता है वो होता है ई ए बाई एम ए गुणा 100। इसमें ई ए जो होता है आपका एजुकेशनल एज यानी कि शैक्षिक आयु होती है और एम ए जो होता है वो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु होती है। ये होता है आपका निष्पत्ति लब्धि निकालने का फॉर्मूला दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको।
उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। तो ये किए जा सकते हैं दोस्तों, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि कौन सी है। तो दोस्तों यह है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था यूंग ने। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो ये समझा जाता है दोस्तों सेसना अवस्था को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि अधिगम्य प्रत्यय व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो उसने जो है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, इससे जो है इस सिद्धांत पर अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये कराई जानी चाहिए दोस्तों अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों ये विधि है आपकी विकासीय विधि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो ये नहीं रखता है दोस्तों ऑप्शन ए कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ये सहमति नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये बात कही थी स्किनर ने। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो ये करता है दोस्तों अनुकरण अधिगम। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो ये घटक है दोस्तों सृजनात्मकता का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न दोस्तों। अब हम आएंगे लैंग्वेज 1 इंग्लिश पर, जिसकी भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी हो इंग्लिश हो दोस्तों,
दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इंग्लिश के प्रश्न जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक में प्रश्न दिए हुए मिलेंगे दोस्तों। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पैसेज हमें दे रखा है दोस्तों, उससे हमें जो है क्वेश्चनों के उत्तर छांटने हैं। पैसेज है गेट वेल सून, शांता said handing Partha a yellow balloon she was his third visitor. That's because she was his class teacher's daughter and her mother bade her visit him. दोस्तों ये आपका पैसेज दिया हुआ है, पूरा का पूरा देख लीजिए। इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न देखिए 31वां। वन स्टूडेंट द रीडर अंडरस्टैंड्स डिड नॉट रियली वांट टू मीट पर्थ दैट इज। एक जो विद्यार्थी है वो समझ जाता है कि जो पार्था है वो नहीं मिलना चाह रहा है। क्यों, किससे? तो ये नहीं मिलना चाह रहा है दोस्तों शांता से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम पैरा 1 लाइन 3 से 4 दैट लाइन शांता मदर्स मेड हर विजिट हिम ऑल्दो शी वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन विजिटिंग पार्था। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि एन एंटोनियम फॉर द वर्ड सेकिली इन द पैसेज इज। सेकिली का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? सेकिली का अर्थ होता है अधीर होकर, और इसका विपरीतार्थक शब्द होगा दृढ़ता से, फर्मली। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि पार्था वुड नॉट गो बैक टू स्कूल। जो पार्था है वो स्कूल नहीं जाएगा। मीट हिज स्कूलमेट्स, उनके सहपाठियों को मिलने, एंड टीचर्स और अध्यापकों को भी, क्योंकि ही डिड नॉट हैव लॉन्ग टू लिव, क्योंकि उसके पास जीने के लिए समय नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है द मैसेज इन द पैसेज इज। संदेश क्या दिया गया है इस पैराग्राफ में आपको? तो ये दिया गया है ऑल एक्शंस हैव कंसिक्वेंसेस, यानी कि हर एक कार्य का एक क्रम होता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि ये फ्रेज दैट कैन रिप्लेस द वर्ड्स गैंग्ड अप इज। गैंग्ड अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है जॉइंड इन पोजीशन, यानी कि विपरीत अवस्था में जोड़ना उनको होता है गैंग्ड अप। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पैसेज में दे रखा है दोस्तों कि आवर कंजप्शन ऑफ पाल्म ऑयल इज रोकेटिंग कमिटमेंट्स फॉर फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स being sold are pushing this rise in demand because they are seen as an attractive quick fix to reduce greenhouse gas emissions। तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए 36वां। द पैसेज इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ खालिस्तान ऑन द एनवायरमेंट। जो पैसेज है वो किसके प्रभाव का पर्यावरण पर बात कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों पाम ऑयल इंडस्ट्रीज़ पर। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। जो पाम ऑयल इंडस्ट्रीज है उनका जो प्रभाव पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर, ये पैसेज उसके बारे में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पिटलैंड्स आर नेचुरल। पिटलैंड्स आर नेचुरल का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ मीन्स टू स्प्रेस कार्बन एमिशंस, यानी कि कार्बन का जो फैलाव है उसको रोकना। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स स्पीडी रिमेडी इज। स्पीडी रिमेडी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्विक फिक्स, यानी कि जल्दी ठीक होना होता है स्पीडी रिमेडी। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड आयरनी इज, आयरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? आयरनी होती दोस्तों विडंबना, और पैराडॉक्स भी होती विडंबना। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न, द आरएसपीओ वाज कन्वेंट टू, आरएसपीओ जो है उसका तात्पर्य क्या है? तो इसका काम होता है टू कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस इन पाम ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि जो विनाशकारी कार्य होते हैं पाम ऑयल प्रोडक्शन के समय में उनको नियंत्रित करना होता है आरएसपीओ। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। व्हेन टंग इज बिटवीन क्लोज एंड ओपन वी कॉल वोवल्स एज, जब जो जीभ है हमारी वो आदि बंद और आदि खुली हो तो उन स्वरों को हम क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे ऑफ ओपन और ऑफ क्लोज। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच हमें दे रखी है दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी है। सेंटेंस है ही सेड व्हाट ए नाइस थिंग इट इज। तो दोस्तों इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही एक्लेम्ड दैट इट वाज ए नाइस थिंग। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि वोकल कोड्स आर, वोकल कोड्स क्या है? तो ये है दोस्तों वोकल लिप्स। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। अपोजिट में चुनना है दोस्तों विपरीतार्थक शब्द कंट्रोवर्शियल का। कंट्रोवर्शियल होता है दोस्तों विवादास्पद, विवादशील, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन सी अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड होता है दोस्तों निर्विवाद, अविवादित। ठीक है, आगे है कि नीचे ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों वो हमें चुनना है। तो ये है फॉर्चुनेट। ऑप्शन डी ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसका अर्थ होता है भाग्यवान या शुभ। ठीक है, आगे देखेंगे कि कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल्स ब्रॉडनेस द अप्रोचेज टेकन इन द मैनेजमेंट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स सम स्टूडेंट्स रेफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन रिटन डायरेक्शन और वर्बल इन्फॉर्मेशन देयर लर्निंग स्टाइल इज। तो जो इसमें बता रखा है दोस्तों गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि नई जो सूचनाएं हो प्राप्त करना इन रिटन डायरेक्शंस लिखित में, और वर्बल इन्फॉर्मेशन और मौखिक तौर पर, ये किस प्रकार का प्रकार होता है, किस प्रकार का अधिगम का प्रकार होता है? ये होता है दोस्तों विजुअल लर्निंग स्टाइल। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। जो नई तकनीकें हैं दोस्तों वो हमारे समाज में अच्छी तरह से फैलती जा रही हैं, वो अपना हिस्सा बना रही हैं अपने समाज में। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम वैन स्टूडेंट्स आर, यह प्रतिबिंब होता है कक्षा कक्ष में भी जब बच्चे एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर इन यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का प्रयोग करके बच्चे जो है जवाबों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार से प्रतिबिंब होता है, यह दिखता है कि जो बच्चे हैं वो जो नई तकनीक आ रही है उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाउ कैन यू गेट शाई स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू गो। आप जो है
किसी शर्मीले विद्यार्थियों को बोलने के लिए किस प्रकार कहेंगे अगर वो जाना नहीं चाह रहा है तो उसको हम डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद ए रिस्पॉन्स क्विकली, यानी कि उस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे बल्कि उसे क्या कहेंगे, उसको उत्तर देने के लिए अच्छी तरह से उसको तैयार करेंगे लेकिन उस पर प्रेशर नहीं देंगे। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन क्लास। जो अधिगम करता है उनका जो कम विश्वास होता है बोलने का लैंग्वेज को इन क्लास कक्षा में, वेयर द मेन लैंग्वेज जहाँ पर मुख्य जो भाषा है ऑफ कन्वर्सेशन संप्रेषण की, इज़ द लोकल वर्नाक्यूलर, वो एक स्थानीय भाषा होती है। दिस चैलेंज कैन बी मेट बाय, यह जो चैलेंज होता है, चेतावनी होती है, वो किस प्रकार की हो सकती है, ये हो सकती है दोस्तों अलाउिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक अबाउट वट एवर दे कैन, कि जो बच्चे हैं वो बोलें जो वो बोलना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल जो व्याकरणीय काट छाट है वो गलतियां हैं उनको देख के, इन्हेंस देयर वोकेबलरी, उनकी जो वोकेबलरी है उच्चारण है उनको बढ़ाएंगे, एंड ग्रेजुअली मेक कोरेक्शंस, और उनके धीरे धीरे जो गलतियां थी उनको ठीक करेंगे। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज अबाउट प्यूबर्टी लीड्स टू ब्लैंक ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। नई भाषा को सीखना प्यूबर्टी के बाद वो किस प्रकार का हो सकता है, तो लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डिफिकल्टी इन एक्विजिशन ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ ए टारगेट लैंग्वेज इन ए बायलैंग्वेज क्लास दे शुड बी इनकरेज टू, बच्चों को एक एकेडमिक रूप से तैयार करने और उनको बोलने के लिए किसी भी भाषा को किसी बहुभाषिक कक्ष में उनको प्रोत्साहित इसके लिए किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए दोस्तों, रीड मोर बुक्स रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, जो आप जिसकी भाषा की तैयारी कर रहे हैं उनके संबंध में किताबों को पढ़ें, जिससे आपकी वोकैबुलरी जो है अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं उसको। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न, प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स, अधिगमकर्ताओं को अपने शिष्यों को जो कि पीछे वाले हिस्से में खड़े हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कक्ष के बारे में, वो क्या सीख रहे हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये करेंगे इनिशियली अडेप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले हम जो पाठ्यक्रम दिया गया है उससे संबंधित उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, उन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को और ज़्यादा बढ़ा देना जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि पढ़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा उनको, तो ये इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस ऑफ वाइडर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी, वो उनकी सृजनात्मकता और उनके अनुभवों को साझा करके उस पाठ्यक्रम में अगर डाल दें तो उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न, अकॉर्डिंग सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वगेत्सकी, अंतर सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विगोत्स्की के ये होता है ऑप्शन डी, कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, संस्कृति जो है वो बच्चे के विकास
की भाषा के विकास में सहायता करती है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, विगत्सी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति भाषा के विकास में मदद करती है दोस्तों, याद रखिए। आगे है, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स द लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रिइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज। कौन वकालत करता है भाषा को सीखने की नकल के द्वारा संवेगात्मक क्रिया तथा उपयुक्त उत्तर की पुनर्शक्ति से? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, टोलमैन। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे है प्रश्न कि स्टोरी टेलिंग इज ए, कहानी कहना ये होता है दोस्तों टेक्निक, ये प्रकार की तकनीक है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है, ए पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस, जो अच्छी तरह से बोल पाता है दोस्तों उसको उसको जो है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी उसको कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो एक धारा प्रवाह स्पीकर है प्रदान करता है, संभवतः स्वामी होता है, तो ये होता है वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी का, यानी कि मौखिक भाषा की योग्यता का। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट्स शुड बी, दोस्तों में द स्टूडेंट शुड बी रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेट टू रियल लाइफ टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ए क्लास to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a blank activity। तो दोस्तों पानी की बचत को करवाने के लिए किस प्रकार की गतिविधि जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है ये होती है मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। An activity that requires a PowerPoint presentation in a target language is a multidisciplinary activity दोस्तों। आगे है प्रश्न, आइडेंटिफाई द फॉल्स एजम्पशन लैंग्वेज कोर्स बुक्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड, हमें गलत कथन में बताना है दोस्तों इससे संबंधित, तो ये है डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स, लैंग्वेज कोर्स बुक्स शुड प्रोवाइड डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं लैंग्वेज 2 हिंदी पर, जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हिंदी के प्रश्न जो है हम शुरू करते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 65 तक, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ, वह है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों एक कम्युनिकेशन के विषय में बात कह रखी है, जो कि गुलजार साहब कह रहे हैं इस बात को। तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय यह है कि, तो इसका आशय यह है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यह संप्रेषण, ऑप्शन डी। ठीक है, लेखक संप्रेषण के माध्यम से लेखनी के द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। आगे बढ़ेंगे, जैन का अर्थ क्या है? जहन का अर्थ है दोस्तों दिमाग, ऑप्शन ए। जबकि ख्याल का अर्थ क्या होता है? ये होता है विचार, ये भी याद रखिएगा। आगे संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों संगीतज्ञ।
ठीक है, आगे चलते हैं। कहने का ऐसा तरीका जो तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। तो वाक्य में निपात शब्द है दोस्तों, ये है तो या ही, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कविता है जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। तो आपको कविता दे रखी है दोस्तों, इससे संबंधित हमें प्रश्नों को बताना है। तो प्रश्न देखिए, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इसका अर्थ है इंसान खूब तरक्की करने लगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। प्रकृति किसके प्रति ना इंसाफी नहीं करती? तो ये नहीं करती दोस्तों, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति। प्रकृति जो है किसी के प्रति ना इंसाफी नहीं करती है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी के प्रति। ठीक है, आगे कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? तो व्यंग्य किया गया है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि? इसका भाव है अब जंगल समाप्त होने लगे, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है प्रश्न कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों बगीचा, ऑप्शन डी। वन कानन अरण्य जो होते हैं जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन बगीचा नहीं है। आगे है प्रश्न, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों ख और ग, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों दुमिल, ऑप्शन बी। दुमिल होता है दोस्तों धुएं के रंग का, याद रखिए। आगे है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसका अर्थ दोस्तों बुढ़ापा, ऑप्शन ए। आगे है प्रश्न कि राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो ये है दोस्तों संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये है गरिमा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो शब्दांश के पीछे लगता है, और सुमित्रा में प्रत्यय है आ, ऑप्शन ए। ठीक है, उसने यह फूल तोड़ा था, कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है दोस्तों विधिवाचक, ऑप्शन बी। आगे है, उस बाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखवाया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी। आगे देखिए प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों अन्याय की जगह है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, जहां पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं?
इसे कहेंगे दोस्तों दुर्गम, ऑप्शन ए। और अगम क्या होता है? ये होता है जो जाने योग्य न हो उसे गम कहते हैं। और सुगम होता है दोस्तों जो सरलता से मिल जाए उसे सुगम कहते हैं। और अगे उसे कहते हैं जो गाए जाने योग्य न हो, उसे अगे कहते हैं दोस्तों। चारों याद रखिए। आगे है प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है वर्णमाला का क्रम से कंठस्थ करना, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो ये है दोस्तों बोलना लिखना, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो यह विचार है दोस्तों नाओम चॉम्स्की का, ऑप्शन सी। आगे देखिए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो ये देती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बच्चों की मौखिक व्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यह व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसमें बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे किस आप साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पाठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? तो ये देंगे दोस्तों एकांकी पर, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न, कहानी सुनाने से क्या होता है? तो ये दोस्तों बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो जो कथन उचित है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि, तो इसमें मुख्य उद्देश्य है कि ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये थे आपके लैंग्वेज हिंदी के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं अगले विषय पर यानी कि गणित पर। तो देखिए गणित का पहला प्रश्न देखिए, 91वां प्रश्न, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो दोस्तों 80 एवं 90 के मध्य अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी 83 है और 89 है। तो अभिष्ट गुणनफल क्या होगा? 83 और 89 गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 7387, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी की प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी ये कथन सही नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे,
कि प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक बहुलांक तथा प्रसार का माध्य है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 14 इसमें आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं दोस्तों। तो इसका माध्यांक क्या होगा, माध्यांक होता है दोस्तों जो बीच वाले अक्षर हैं उनका जोड़ बटा 2। तो बीच वाले अक्षर क्या क्या होंगे, 8 और 9 होंगे। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लें दोस्तों इसको, यानी कि 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9 और 14 दोस्तों। माध्यांक क्या होगा इसका, ये होगा 8 और 9। तो 8 + 9 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, 8.5 हो जाएगा माध्यांक दोस्तों। ठीक है, बहुलक जो अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहा जाता है। तो 9 अधिक बार आया तो इसका बहुलक 9 हो जाएगा। ठीक है, प्रसार क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है किसी भी क्रम की और सबसे छोटी संख्या होती है उसकी घटा करना ही प्रसार होता है। तो 14 सबसे बड़ी है और 6 सबसे छोटी है, 14 - 6 हो जाएगा 8 दोस्तों। तो इसका प्रसार हो गया 8। तो इनकी माध्य क्या होगा, यानी 8.5 + 9 + 8 बराबर बटा है 3 हो जाएगा, यानी कि 8.5 इसका जो है माध्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 8.6 के निकट होगा इसका, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 0.555 प्लस 0.55 प्लस 0.5 का मान क्या होगा। तो ये है दोस्तों 1.605, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 50 पैसे के 15 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों ये होगा 7 रुपये 50 पैसे, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, 50 पैसे गुणा 15 होते हैं दोस्तों आपके 750 पैसे, और 700 प्लस 50 पैसे हो गया आपका 700 पैसे, तो हो गए 7 रुपये और 50 पैसे हो गए 50 पैसे, यानी कि 7 रुपये 50 पैसे। आगे गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो यह गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, बिनों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है दोस्तों उपादान अवस्था में, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो इसका केंद्र होना चाहिए कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों अंक लिखना, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न, कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इसके क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है दोस्तों आयतन को, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, कि प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो सहायता करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या और अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है।
तो ये नहीं खाता दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है प्रश्न, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, तो ये है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखिए कि शिक्षिका गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनके चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो वह इस युक्ति का प्रयोग जो है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए करती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे देखिए कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित करता है दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता की। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका मान क्या होगा? तो आप देखेंगे कि ऊपर जो गुना दे रखी है दोस्तों वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूले में दे रखी है, यानी ए बराबर है 519 होगा, बी बराबर है 81 होगा। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया है दोस्तों। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर के। यानी क्या बचा आपका फिर ए माइनस बी बटा ए प्लस बी बचा। तो ए माइनस बी यानी कि 519 माइनस 81 हो जाएगा आपका 438 और 519 प्लस 81 हो जाएगा आपका 600। 438 बटा 600 हो जाएगा आपका 73 बटा 100 दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान है, निकालने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको दे रखा है, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, आगे देखेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम आवर्तक और लघुत्तम आवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको बता रखा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है लघुत्तम आवर्तक गुना महत्तम आवर्तक। पहली संख्या क्या है? 88 है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, मैं लघुत्तम आवर्तक 44 और महत्तम आवर्तक 264 है। तो 44 गुना 264 बटा 88 हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, यानी कि 132 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 20 मीटर लंबी है, इसी समय पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई क्या होगी? दोस्तों बिल्कुल आसान है, खंबा है, परछाई है, 10 मीटर की परछाई होगी 20 मीटर, तो 1 मीटर कितनी होगी? 20 बटा 10 होगी, यानी कि 2 मीटर होगी। और 15 मीटर कितनी होगी? यानी 2 गुना 15 यानी 30 मीटर होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था? दोस्तों मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। आपका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना है? 960 है, गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि कितने की? 4 है। तो 960 गुना 100 बटा 96 हो जाएगा आपका 1000 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्रय मूल्य आपको निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तो दोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 3 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। ये 2 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है, तो धनराशि क्या थी? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, सीधा सा वो बता दे रहे हैं आपको। ये फॉर्मूला होता है धनराशि बराबर है मूलधन इंटू R1 T1 प्लस R2 T2
बराबर ए प्लस आर एन टी एन के बटा 100। तो आपको आई निकालने यानी सरल ब्याज तो धनराशि आपको निकालनी है इसमें, ठीक है, और साधारण ब्याज आपको दे रखा है, ठीक है। सरल ब्याज कितना है 1120 रुपये है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, आई बराबर है पी इंटू R1 T1 कितना है, R1 कितना है 4 है, T1 कितना है 2 वर्ष है, प्लस R1 कितना 6 है, समय कितना है 3 है, समय 4 है दोस्तों, ठीक है। आगे है 3 रेट हो गई, समय 8 हो गया दोस्तों, प्लस 3 गुणा 8 भी कर देंगे और बटा कर देंगे दोस्तों 100, ठीक है। तो आपके पास आई दे रखा है यानी कि 1120 रुपये, तो पी उधर चला जाएगा दोस्तों, आई उस तरफ चला जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास अंत में 1120 गुणा 100 बटा 56 ये बच जाएगा। तो काट पीट के हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपये। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। तो उसकी धनराशि कितनी थी 2000 रुपये, ठीक है, आसान था बिल्कुल। आगे देखिए कि यदि दो कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। तो दोस्तों कोटिपूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। 2 बटा यानी कि 2:3 उनका आपको कोण दे रखा है, यानी कि 2/5 बराबर होगी इसके होगा पहला कोण की यानी कि 36 डिग्री, और 3/5 किसके बराबर होगा यानी कि 54 डिग्री, यानी कि 36 और 54 आपके कोण आ गए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में यदि L समानांतर है M तथा X का मान तब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें x प्लस 60 प्लस 80 बराबर जो आपका वो 180 के बराबर है, क्योंकि ये रिजु कोण है। तो आप इसे x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू होगी आपकी 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। तो आपका x का मान क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। आगे है कि EF एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। दोस्तों इसको आप निकालने की कोशिश करिएगा, तो इसका आप अंत में जवाब देखेंगे ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। आप एक आकृति बनाएगा, आकृति मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप निकालने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। आकृति आपकी ये बनेगी, इसमें ये आकृति आपकी बनेगी दोस्तों, ठीक है। इससे आपको क्या निकालना है OM निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से आपको क्या दे रखा है EM बराबर MF 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। OE बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आप समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपकी एक्स वैल्यू आ जाएगी, आपकी आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या होगा। दोस्तों माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की परिधि 2πr होगी, ठीक है। तो व्यास कितना होगा 2r होगा। यदि त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तब वृत्त की परिधि क्या होगी 2π × r+1 होगी, और व्यास क्या होगा 2 × r+1 होगा। तो विशिष्ट अनुपात क्या होगा आपका 2πr × r+1 बटा 2 × r+1। तो आपका मान हो जाएगा π/1, यानी कि π/1 उसका अनुपात होगा। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। आगे है कि यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका, x का मान y से 25% कम है तो y का मान x से अधिक होगा। तो 25/100 माइनस 25 गुना 100 ये होता है आपका दोस्तों का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो आपका ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। तो x से कितने प्रतिशत अधिक है 33 सही 1/3%। आगे है प्रश्न, द्विघात समीकरण x² - 2x + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का दोगुना है तो c का मान क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों, जब आप इसमें क्या करेंगे एक मूल दूसरे मूल का दोगुने का
होने का प्रतिबंध क्या होगा इसमें, 2b² माइनस 9ac। ठीक है, तो 20 आपके पास है, यानी कि b क्या है, -2 है, और ac क्या है, a 1 आपके पास, c क्या है, वो c आपको निकालना है। तो c किसके बराबर होगा आपका, ये होगा 8/9 के। तो ऑप्शन सी इसका ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु कितने वर्षों की होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर है 20 वर्ष है दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस डी बराबर होगा आपका 20 - 8 यानी कि 12 वर्ष के। ठीक है, क्योंकि आपको सी की वैल्यू दे रखी है। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई बराबर होगा आपका 24 वर्ष के। तो ई किसके बराबर होगा आपका 24 - 12 यानी 12 वर्ष के। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ई की आयु है 12 वर्ष। बिल्कुल आसान तरीका था। आगे देखिए, यदि अनुपात बी बराबर है 4:5, बी अनुपात सी बराबर है 6:9, सी अनुपात डी बराबर है 15:19, तो ए बी सी डी है किसके बराबर दोस्तों, ये बराबर होगा आपका ऑप्शन ए के 8:10:15:19 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमें बताने दिए कि त्रिभुज चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो दिए गए चित्र में आप देखेंगे दोस्तों आपके 8 त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि संख्याओं के एक समूह का मध्यमान 8.9 तथा माध्यिका 9 है, तो बहुलक क्या होगा। आपको बता रखा है दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्य -2 मध्यमान, यानी कि 3 माध्यिका -2 मध्यमान होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो 3 गुना माध्यिका कितनी है, 9 है, -2 गुना माध्यमान कितना 8.9 है, तो ये आपका 27 - 17.8 हो जाएगा। तो आपका बहुलक हो जाएगा 9.2। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। तो देखिए 121वां प्रश्न देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो दी जा सकती है दोस्तों ऑप्शन बी के द्वारा, कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो ये प्रभावी हो सकता है दोस्तों ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे नया कक्षा 5 के 20 विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो ये करती है दोस्तों हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो ये दे सकता है दोस्तों हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और चौथा मौखिक परीक्षा। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ये होना चाहिए दोस्तों विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि गंगा नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी। ये होती थी पश्चिमी यमुना नहर से। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न
कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो होना चाहिए दोस्तों अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो इसका कारण विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रमाद करना। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आगे है प्रश्न, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो ये किया है दोस्तों, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे है, मानव शरीर के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आगे अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन 30 का जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि प्रक्षेपण विधि की सीमाएं हैं। तो इसकी सीमाएं दोस्तों, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वेद एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, आगे है, इकोसिस्टम की सभी भाषा क्या है। तो यह है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है इकोसिस्टम। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो ये नहीं है, यह एक बाल केंद्रित है विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन 30 का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ये कहते हैं सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यह है बुध। अगला देखिए प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन बी। यह है प्रसिद्ध दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, यह जूनागढ़ गुजरात में है। आगे बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। तो ये हैं दोस्तों दौसा और सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो इसमें गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा ये सभी। आगे देखिए, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो इसे कहेंगे दोस्तों जीव भू रासायनिक चक्कर। ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं कि जवर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो यह है पैरासीटामोल। ऑप्शन सी। आगे इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है प्रोटीन।
आगे पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये होता है परागकोश में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि प्याज आलू अदरक हैं, तो ये है दोस्तों तना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है, तो ये है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी। आगे देखिए प्रश्न, मानव दीर्घ वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, ये की थी लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है, तो ये माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, यानी सीएनजी गैस को। अगला प्रश्न देखिए, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो ये है पैरामीशियम। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो ये है रीठा। आगे प्रश्न देखेंगे कि सुपरनोवा है, सुपरनोवा है दोस्तों एक मर्थप्राय तारा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह गैसीय अपशिष्ट है, तो यह है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। ऑप्शन डी। तो ये लीजिए दोस्तों आपका रीट लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस पूरी की पूरी वीडियो की जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।